हाय दोस्तों, व्हाट इफ आई टेल यू हम एक प्रोसेस का हिस्सा हैं ऑफ मेकिंग अ सुपर बग, यानी एक बैक्टीरियम जो हर अलग तरह की एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होगा। वेल इट्स ट्रू। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अपनी लाइफ के सर्दी, खांसी, वॉमिटिंग या डायरिया एक्सेट्रा होने से अपने सिम्टम्स गूगल करके बिना किसी डॉक्टर कंसल्टेशन के एंटीबायोटिक्स ली होंगी। अगर ऐसा है तो मोर और लेस आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रॉब्लम की जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, जिसका फ्यूचर जितना ही सर्टेन है उतना ही डिसइंक्लाइंड इसका लाइन ऑफ एक्शन। दे से नॉलेज इज पावर, और इस क्राइसिस को कॉम्बैट करने के लिए हमें इसे समझना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होती हैं एंटीबायोटिक्स, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी हमारी लाइफ में, क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और क्यों ये एक प्रॉब्लम है। बायोटिक मीन्स लाइफ एंड एंटीबायोटिक्स लिटरली मीन एंटी लाइफ, बट ये एंटी लाइफ है पैथोजेंस यानी बैक्टीरिया के कंटेक्स्ट में, ना कि ह्यूमंस के जो इसे कंज्यूम करते हैं। एक माइनर सा कट लग जाने से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा सा दर्द, श्योर, मगर व्हाट इफ आई टेल यू कि घाव इतना सीवियरली इन्फेक्ट हो जाए कि आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाए। सुनने में काफ़ी सिली लगता है, थैंक्स टू दीज एंटीबायोटिक्स अराउंड विच आर लाइफ ग्रेटली रिवॉल्व। मगर दोस्तों 1940 से पहले ये एक रियलिटी हुआ करती थी। दुनिया की सबसे पहली वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था 1928 में बाय डॉक्टर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स, जिसने इन्फेक्शियस डिजीज मेडिसिन को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। इसे एक मिरेकल ड्रग कहा गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर में पेनिसिलिन ने हज़ारों सोल्जर्स की जान बचाई थी। वॉर वूंड से होने वाले इन्फेक्शन से हज़ारों सोल्जर्स की जान जाती थी गैंग्रीन्स, एम्पुटेशंस की वजह से। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड कर उन्हें मार सकती थी। इनफैक्ट इसकी डिस्कवरी के कुछ सालों तक, जब तक इसकी प्रोडक्शन कम थी, इसे इतना वैल्यूएबल और प्रीशियस माना जाता था कि इसको सोल्जर्स की यूरिन से रिसाइकल और प्योरीफाई करके रीयूज किया जाता था। दोस्तों अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को समझते हैं। एक बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक के अगेंस्ट दो तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है। जो ससेप्टेबल या सेंसिटिव बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे और जो रेजिस्टेंट होंगे वो बच जाएंगे। प्रॉब्लम यही रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की है जो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम वीडियो में बाद में करेंगे। अब ये रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म्स को दो हेडिंग्स में समझेंगे। पहले तो ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हुए कैसे, और दूसरा ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इतने बढ़ कैसे गए। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल यानी जीन्स डिक्टेट करती हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन को। यानी अगर हमारा शरीर घर है तो जीन्स उसका ब्लूप्रिंट, और यही जीन्स जनरेशन टू जनरेशन ऑर्गेनिजम्स में इनहेरिट होती हैं। अब यहाँ एंट्री होती है म्यूटेशंस की। म्यूटेशंस को ऐसे समझ सकते हैं कि ये रैंडम चेंजेस होते हैं जीन्स में जो कई कारणों की वजह से हो सकते हैं नेचर में। अब यही जीन्स जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती हैं थोड़े थोड़े चेंजेस लेके, और यही चेंजेस अक्यूमुलेट होके एवोल्यूशन का कारण बनता है। तो बैक्टीरिया भी इन्हीं जेनेटिक म्यूटेशंस के चलते रेजिस्टेंट फॉर्म्स में इवॉल्व हो जाते हैं। दे आर लिटरली प्रोग्राम टू सर्वाइव। अब हम समझ चुके हैं कि कुछ बैक्टीरिया सेंसिटिव होते हैं और कुछ रेजिस्टेंट होते हैं, और ये रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी से पहले भी ये दोनों फॉर्म्स नेचर में एग्जिस्टेंट थे, बस रेजिस्टेंट फॉर्म्स का नंबर बहुत कम था। अब समझते हैं कि पेनिसिलिन और दूसरी एंटीमाइक्रोबियल्स की डिस्कवरी और यूज़ के बाद कैसे ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इतने वाइड स्प्रेड हो गए। बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है। इनफैक्ट हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को होस्ट करती है। सारे बैक्टीरियाज हार्मफुल नहीं होते, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं। हमारी बॉडी के रेसिडेंट बैक्टीरियाज को नॉर्मल फ्लोरा कहा जाता है, और इनफैक्ट इंटेस्टाइनल फ्लोरा हमें डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प भी करता है। अब इमेजिन करिए हमें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है और वो डिजीज़ कॉज करता है, और हम एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स वहाँ के नॉर्मल फ्लोरा और सेंसिटिव फॉर्म्स को मार देगा और कुछ रेजिस्टेंट फॉर्म्स बच जाएंगे, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम डील करता है और ऐसे हम ठीक हो जाते हैं। मगर ओल्ड एज में और हज़ारों वजहों से जब हमारी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहती है, तब ये रेजिस्टेंस स्ट्रेन लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम नॉर्मल फ्लोरा और बॉडी की कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी की वजह से ग्रो कर जाते हैं।
इसे डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी से समझते हैं। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि आज के जिराफ जिनकी इतनी लंबी गर्दन है वो कैसे इवॉल्व हुई होगी। बहुत समय पहले छोटी गर्दन के जिराफ एग्जिस्ट करते थे जो छोटे प्लांट्स यानी हर्ब्स और श्रब्स पर ही फीड कर पाते थे। समय चलते म्यूटेशन से एक लंबी गर्दन का जिराफ इवॉल्व हो गया जो इन छोटे प्लांट्स के साथ साथ बड़े पेड़ों की पत्तियां भी खा पाता था। तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन लंबी गर्दन वाले जिराफ ज़्यादा एफिशिएंटली कर लेते थे और इसलिए इनका नंबर बढ़ता गया। और छोटी गर्दन वाले जिराफ जिनके रिसोर्स ये छोटे प्लांट्स थे वो डिप्लीट होते गए, इसलिए ये ग्रो नहीं कर पाते थे और इनका नंबर कम होता गया। इन अदर वर्ड्स, नेचर ने बड़ी गर्दन वाले जिराफ्स को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें एक ट्विस्ट लाते हैं। इमेजिन एक तूफान आया और उसने सारे छोटे प्लांट्स को ख़त्म कर दिया। इससे सारी छोटी गर्दन वाले जिराफ्स वाइप आउट हो गए और बड़ी गर्दन वाले जिराफ्स सर्वाइव और ग्रो कर गए। इसी तरह हमने एंटीबायोटिक्स लेके उन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स को आर्टिफिशियली सिलेक्ट कर लिया। अब वो लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स हमारे इंटेस्टाइन में, जिस पर फॉर एग्जांपल अगर 100 बैक्टीरिया का कंपटीशन था, अब वो केवल 5 रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए अवेलेबल हैं। इसलिए वो अब मैसिवली मल्टीप्लाई करेंगे। अब पॉइंट करने वाली बात यह है कि एक बैक्टीरिया हर 30 मिनट में डिवाइड कर सकता है और एक जिराफ की एवरेज लाइफ स्पैन होती है करीब 25 साल। तो मान लीजिए अगर म्यूटेशंस के चलते एक सिग्निफिकेंट चेंज आने में 10 जनरेशन्स लग जाती हैं तो एक जिराफ को इवॉल्व होने में कई साल लग जाएंगे और एक बैक्टीरिया को इवॉल्व होने में कुछ घंटे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस होने लग रही है ये कितने कम समय में देखने मिल सकती है। और दोस्तों, एंटीबायोटिक मिसयूज से वो इंसान ना ही खुद के चांसेस बढ़ाता है रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस के लिए, बल्कि पूरी कम्युनिटी के चांसेस बढ़ाता है उसको फर्दर स्प्रेड करके। तो अगर आप यंग और हेल्दी हैं और माइनर डिस्कम्फर्ट्स के लिए एंटीबायोटिक का मिसयूज़ करते हैं तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं हो सकती, बट एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जो आपके जितने इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम सिर्फ ह्यूमन यूज़ तक नहीं थी। एंटीमाइक्रोबियल्स को वाइडली यूज़ किया जाता है लाइवस्टॉक और पोल्ट्री में एज ग्रोथ प्रमोटर्स, एनिमल्स को डिजीज़ फ्री रखने के लिए और उनकी यील्ड को बढ़ाने के लिए। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू प्रॉपर सैनिटाइजेशन और हाइजीन मेंटेन करने के कॉस्ट से। इसीलिए एनिमल्स को एंटीबायोटिक थेरेपी पे रखा जाता है टोटली अनहाइजेनिक और टाइट स्पेसेस में, जो कि ब्रीडिंग ग्राउंड बनती है रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस के लिए। और ये एक सीरियस प्रॉब्लम उसी तरह पोज करती है पब्लिक हेल्थ पर जो एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। दोस्तों, इंडिया स्टैंड करता है फर्स्ट प्लेस पर एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एंटीबायोटिक्स, फॉलोड बाय यूएस एंड चाइना। अराउंड 7 लाख डेथ्स ग्लोबली देखने मिलती हैं पर ईयर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन से, और ये नंबर एस्टिमेट किया जाता है अराउंड 10 मिलियन डेथ्स पर ईयर बाय 2050 एंड अराउंड 1/5 ऑफ दीज इन इंडिया। टिल डेट सैकड़ों रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस रजिस्टर हो चुके हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो है कार्बापेनेमेज रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टीरियसी इन्फेक्शन का। कार्बापेनेम्स एक पोटेंट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं जिसे एज ए रिजर्व ड्रग यूज़ किया जाता है जब कोई और एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं होती, मतलब इसे एक लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है। और इसी ड्रग के रेजिस्टेंट इन्फेक्शन देखने मिले हैं। फर्स्ट रिपोर्टेड केस येलो में हाईलाइटेड है 2001 में नॉर्थ कैरोलिना यूएस स्टेट में, और फिर ये है 2013 के रिपोर्टेड केसेस सेम इन्फेक्शन के लिए। अराउंड 2.8 मिलियन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस देखने मिलते हैं और 35,000 डेथ्स देखने मिलती हैं पर ईयर यूएस में। दोस्तों, ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि वायरल इन्फेक्शंस जैसे कॉमन कोल्ड, सीजनल फ्लू, साइनसाइटिस एक्सेट्रा के लिए हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। मगर दोस्तों, एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव हैं, वायरसेस के लिए नहीं। इवन मेडिकल सेटिंग्स में एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस वायरल इन्फेक्शंस के लिए देखने मिलते हैं। सो नेवर इंसिस्ट ऑन एन एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन। इनफैक्ट आस्क द डॉक्टर इफ़ यू रियली नीड इट। दोस्तों, एंटीबायोटिक का रैशनल यूज़ काफ़ी ज़रूरी है रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के इमर्जेंस को रोकने के लिए। इसका मतलब द राइट एंटीबायोटिक एट द राइट टाइम फॉर द राइट ड्यूरेशन इन द राइट डोज, और इसके लिए मेडिकल कंसल्टेशन काफ़ी ज़रूरी है। ओवर द काउंटर नॉन स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना
विदाउट प्रॉपर डोज एडजस्टमेंट और प्रिस्क्रिप्शन के फुल कोर्स को फॉलो ना करना रेजिस्टेंस को काफ़ी प्रमोट करता है। एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर सैनिटाइजेशन और हाइजीन से हम इन्फेक्शंस को ही होने से रोक सकते हैं एट द फर्स्ट प्लेस। तो दोस्तों, अगर करंट रेट ऑफ इमर्जेंस ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया देखें तो वो टाइम दूर नहीं है कि हम वापस प्री एंटीबायोटिक एरा में चले जाएं। और ये एक हाई टाइम है एंटीबायोटिक्स को प्रिजर्व करने का, ना ही उन्हें एक एसेंशियल कमोडिटी की तरह यूज़ करने के लिए। और उन्हें एक लास्ट रिजॉर्ट ड्रग की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि इसीलिए कि आपकी सर्दी और खांसी काफ़ी अनोइंग है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। इसे शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे लेके इन्फॉर्म्ड रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों।